Hello student, welcome in NRP NEET classes. Today we are going to discuss another topic from unit solution which is solubility of gas in liquid. इससे पहले वाले वीडियो में हमने solubility of solid in liquid पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो solubility of gas in liquid। अब हम लिक्विड में गैस को डिजोल्व करेंगे, इसके बेस पे ही हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए solubility of gas in liquid। solubility of gas in liquid क्या होता है? हम 1 ml कोई गैस लेते हैं और 1 ml हम कोई सॉल्वेंट लेते हैं। और एक बात है कि अगर 1 ml सॉल्वेंट लिक्विड है, अगर 1 ml सॉल्वेंट लिक्विड है तो मैं उसका वॉल्यूम यहाँ इतना सा मान लेता हूँ, ये इतना सा उसका वॉल्यूम है। अगर 1 ml गैस है तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम क्या मिलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके कंपैरिजन में हम गैस के वॉल्यूम को ये मान लिया। अब मुझे क्या करना है, इस लिक्विड में इस गैस को मिक्स करना है। इसी को बोलूँगा मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अगर मैं इसको मिक्स करूँगा तो मुझे इसमें मिक्स करने के लिए इसके वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं इस पर, ये लिक्विड है, अगर मैं इस पर प्रेशर लगाऊंगा तो इसका वॉल्यूम घटेगा, रिड्यूस होगा। और जैसे ही वॉल्यूम घटेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो ये लिक्विड लिक्विड दोनों जब सेम चीज़ हो जाएंगी तो सॉल्युबल हो जाएंगी। मतलब अगर मुझे 1 ml गैस को इस लिक्विड में डिजोल्व करना है तो मुझे इसका वॉल्यूम घटा के इसमें मिक्स करना पड़ेगा। उसी चीज़ को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या कहती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड? वॉल्यूम ऑफ 1 ml गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 ml गैस reduced when dissolved in 1 ml लिक्विड। कि जब हम 1 ml लिक्विड में 1 ml गैस डिजोल्व करते हैं तो उस दौरान उस 1 ml गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। लिक्विड एट STP is called solubility of gas in liquid। तो अगर हम 1 ml गैस को 1 ml लिक्विड में मिक्स करेंगे तो हमें 1 ml गैस के वॉल्यूम को रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे मैं वॉल्यूम को कम करूंगा, गैस पे प्रेशर लगाऊंगा, उसका वॉल्यूम घटेगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और लिक्विड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फिर मिक्स हो जाएंगे, मिक्सिबल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ml गैस रिड्यूस्ड व्हेन डिजोल्व्ड इन 1 ml लिक्विड एट STP इज कॉल्ड solubility ऑफ गैस इन लिक्विड। और solubility ऑफ गैस इन लिक्विड को मेजर करते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। किस टर्म में मेजर करते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट में, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो दिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिसको हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा से। मान लीजिए मेरे पास कोई गैस है, हमने क्या किया था, कंटेनर में यहाँ तक हमने
1 ml लिक्विड फिल किया और इसके ऊपर हम यहाँ पे 1 ml गैस 1 ml गैस, और इस लिक्विड या सॉल्वेंट के वॉल्यूम को मैं कैपिटल भी मान लेता हूँ और 1 ml गैस को मैं स्मॉल भी मान लेता हूँ। और इस पर मैं जब इसको मिक्स करूँगा तो उस पर क्या लगाऊंगा, प्रेशर, जो इस गैस पे प्रेशर लगेगा उसको मान लेता हूँ मैं। तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई लार्ज वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई प्रेशर। तो हम इससे अल्फा निकाल सकते हैं। ये क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ गैस, और ये वाला हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और P यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रेशर ऑन द गैस। तो ये क्या हुआ कि जब हम 1 ml लिक्विड में 1 ml लिक्विड में 1 ml गैस को डिजोल्व करते हैं तो हमें उसके वॉल्यूम में को रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वो उसमें डिजोल्व होगी। वॉल्यूम ऑफ 1 ml गैस रिड्यूस्ड व्हेन डिजोल्व्ड इन 1 ml लिक्विड एट STP इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसको हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की टर्म में मेजर करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोल्युबिलिटी को घटाते हैं या सोल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बेस पे हम निकाल सकते हैं कि गैस कितनी सोल्यूबल हुई है, कितनी सोल्यूबल नहीं हुई है। तो फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से। तो फैक्टर अफेक्टिंग solubility of gas in liquid, फैक्टर अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। तो पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट से मतलब क्या है, अगर कोई गैस केमिकली सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसी कोई गैस जो सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट करती है उसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। केमिकली रिएक्टिव गैसेज आर मोर सोल्यूबल। जैसे हम देखते हैं, अगर मेरे पास NH3 गैस को अगर मैं वाटर में डिजोल्व करता हूँ तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, ये यहाँ पे सोल्यूट है। जो गैस यहाँ पे सोल्यूट का काम करेगी और जो लिक्विड बनेगा वो किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। तो यहाँ से इन दोनों के रिएक्शन से बनता है NH4OH। एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट करता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा ही है। तो ये आपस में केमिकली इसके साथ रिएक्ट कर गई, तो इसका मतलब वाटर के अंदर अमोनिया गैस ज़्यादा डिजोल्व होगी क्योंकि ये केमिकली रिएक्ट करती है। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास CO2 हो, CO2 प्लस H2O, इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास जो एसिड बनता है वो होता है कार्बोनिक एसिड। तो ये गैस भी क्या है, केमिकली रिएक्टिव गैसेज है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, NH3 में हम NH3 को HCl में मिक्स कर दें तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये भी क्या होगा, केमिकली रिएक्टिव गैसेज आर मोर सोल्यूबल। तो पहला एक तो ये होगा नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट।
जो गैसेज केमिकली रिएक्ट ज़्यादा करेंगे, जैसे हम देखते हैं कि अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये रिएक्टिव गैसेज है। CO2 प्लस H2O ये भी रिएक्ट कर रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है, ये भी रिएक्ट कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। तो जो गैसेज केमिकली रिएक्टिव होंगी वो गैसेज ज़्यादा सोल्यूबल होंगी सॉल्वेंट के अंदर। दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा सोल्यूबिलिटी पे गैस को जब हम लिक्विड में डिजोल्व करेंगे। फैक्टर है गैसेज विच आयोनाइज in solvent are more soluble। ऐसी गैसेज है जो सॉल्वेंट के साथ ऐड करते ही वो आयोनाइज हो जाती है, जैसे HCl है। HCl गैस को मैंने वाटर में मिक्स करवाया, HCl गैस की फॉर्म में यहाँ पे, तो यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस Cl नेगेटिव। लेकिन अब ये जो H प्लस बना ये एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस है, और ये भी कैसा है, एक्वस। तो यानी कि ये हुआ कि जो गैसेज केमिकली कंबाइन होंगी वो सोल्यूबल मिलेंगे, और वो गैसेज जो आयोनाइज होंगी वो भी क्या मिलेंगी, केमिकली मोर सोल्यूबल, उसमें ज़्यादा होंगी। अगला है गैसेज आर मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। गैसेज आर मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे हम देखते हैं अभी H2O, तो H2O कैसा होता है, पोलर होता है, इस पर स्लाइटली नेगेटिव होगा, यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव होगा, तो यहाँ भी स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये पोल बनते हैं, पोलर कंपाउंड है H2O। तो H2O के साथ जितने भी गैसेज कंबाइन हो रही है वो सब क्या मिलेगी, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा। एक इफेक्ट और है, गैसेज आर लेस सोल्यूबल इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट। ये बात क्या कहता है, अगर आप किसी सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, जैसे NaCl, KCl, कोई भी साल्ट या फिर कोई भी जो आयनिक कंपाउंड जो आयंस में डिसोसिएट हो जाए, अगर वो आप इसमें ऐड कर दोगे तो वहाँ पे सोल्यूबिलिटी कम होती है। गैसेज आर लेस सोल्यूबल इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट। It is known as salting effect। इसको क्या बोलते हैं, known as salting effect containing electrolyte। मतलब प्योर से ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होंगी, प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, अगर इलेक्ट्रोलाइट हुए तो वहाँ पे सोल्यूबिलिटी कम होगी। इस इफेक्ट को बोलते हैं साल्टिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं साल्टिंग आउट इफेक्ट, कोई इफेक्ट। ऐसे ही अगर मान लो किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, अगर सॉल्वेंट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक शुगर ऐड कर दें तो वहाँ पे भी सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, सोल्यूबिलिटी कम हो जाती। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज sugar reduce the solubility of gas in liquid।
मतलब अगर आप सॉल्वेंट में अगर शुगर वगैरह ऐड कर दोगे, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, चाहे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो, गैसेज की सोल्युबिलिटी घट जाती है। तो ये एक फैक्टर हो गए कौन कौन से, जो गैसेज केमिकली कंबाइन होंगी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, जो गैसेज आयोनाइज होगी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। कुछ गैसेज ऐसी भी होती हैं जहाँ पे अगर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे तो वहाँ पे सोल्युबिलिटी घट जाती है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करोगे तो भी क्या होगी, सोल्युबिलिटी घट जाएगी इलेक्ट्रोलाइट से। तो ये गैस का लिक्विड के साथ कॉम्बिनेशन था। इसके बाद दूसरा इफेक्ट कौन सा होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। का इफेक्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सोल्युबिलिटी घटती है। यहाँ से देखना, अगर हमारे पास यहाँ कोई लिक्विड फिल है, मैं इसको हीट करूँगा तो यहाँ से वेपर बन के बाहर जाएगा, और वेपर एक प्रकार की गैस की फॉर्म है। अगर आप वाटर को बॉयल कर दो, अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट ऑक्सीजन की हो, तो जैसे जैसे आप हीट करोगे तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल के कहाँ चली जाएगी, बाहर हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज होती है। रीज़न इसका ये भी है, अगर मान लो आपके पास कोई ऐसे वॉल्यूम गैस का है, अगर आपको लिक्विड में मिक्स करना, तो सीधी सी बात है आपको इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिक्विड में कन्वर्ट करोगे क्या काम हो सकता है, या तो आप इसको गैस को कूल कर दो तो लिक्विड बनेगी, कूल करोगे तो यहाँ से हीट निकलेगी, और जैसे यहाँ से हीट को रिमूव होगी गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, और फिर लिक्विड लिक्विड दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड decrease with increase in temperature because dissolution of gas in liquid is a exothermic process। कैसी प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक, क्योंकि एक्जोथर्मिक प्रोसेस हमेशा लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है। अगर हाई टेम्परेचर आप लगाओगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज होगी। टेम्परेचर सोल्युबिलिटी of gas in liquid decreases with increase in temperature, because solubility of gas in liquid is a exothermic process। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होती हैं। एक्जोथर्मिक टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है एक्जोथर्मिक में। एंड according to ली चैटेलियर प्रिंसिपल, according to ली चैटेलियर प्रिंसिपल, solubility should decrease with
इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर अगर आप लगाओगे, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो सोल्यूबिलिटी कम होगी। सोल्यूबिलिटी के इन्वर्स हो। ये किस केस में है? सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या कह रहा है? अगर आप किसी लिक्विड में अगर गैस को डिजोल्व कर रहे हो तो वो हमेशा एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है, और एक्जोथर्मिक प्रोसेस हमेशा लो टेम्परेचर पर फेवरेबल। अगर आप टेम्परेचर लगाओगे तो सोल्यूबिलिटी गैस इन लिक्विड इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर से सोल्यूबिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है, क्योंकि कुछ अमाउंट गैस की वो बाहर आ जाती है, बाहर निकल जाती है, एक्सपेल हो जाती है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी घटती है। हम सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, सोल्यूबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर। तो ग्राफ्स में बताता हूँ। यहाँ से ग्राफ बनाया हमने, इस साइड हमने टेम्परेचर लिया एक्स एक्सिस पे, या टेम्परेचर लेते हैं, और यहाँ लेते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी और वो होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। मैं यहाँ का टेम्परेचर 20 मान लूँ, यहाँ का 40, 60, 80, 100, 120, 80, 100, 120 और आगे भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन में 0.001, यहाँ 0.02 और भी 0.0। तो जब देखते हैं ना टेम्परेचर जब बढ़ता है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी घटेगी। तो अगर मान लो यहाँ सोल्यूबिलिटी है तो धीरे धीरे कम होती 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 ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है? सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन गैस की वाटर में डिजोल्व हो रही है। सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर। तो यहाँ से डिक्रीज होती है। तो दो फैक्टर हो गए। अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट का और गैस का पता लग जाए तो सोल्यूबिलिटी को बता सकते हैं। और टेम्परेचर का इफेक्ट ये होता है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी हमेशा घटेगी। ये याद रखना है, क्योंकि डिजोल्यूशन ऑफ गैस इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहां से समझे इसको। यहाँ तक हमारे पास कोई लिक्विड फिल है, ये लिक्विड है, और मुझे इसमें ये वाली जो गैस है वो डिजोल्व करनी है, ये गैस डिजोल्व करनी है। तो मैं यहाँ पे इस गैस पे लगाऊंगा प्रेशर, इस गैस पे प्रेशर लगाऊंगा, और ये मुझे पता है यहाँ से क्या लगा रहा हूँ? प्रेशर लगा रहा हूँ। अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा यहाँ से तो ये गैस किस में मिक्स हो जाएगी? इसमें मिक्स होगी। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा लिक्विड के अंदर गैस डिजोल्व होगी। फिर देख लेना, यहाँ लिक्विड है, वहाँ पे गैस है, जैसे ही प्रेशर लगाऊंगा ये गैस इसमें मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा उतनी ही गैस इसमें डिजोल्व होगी। जितना मैं प्रेशर लगाऊंगा उतना ही गैस का मास इस लिक्विड में डिजोल्व होगा। तो हेनरी लॉ यहाँ पढ़ेंगे, उसमें यही कहा गया है कि अगर आप किसी लिक्विड में गैस को डिजोल्व करना चाहते हो तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगी। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर
इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gas, solubility of gas in liquid is given by Henry's लॉ। अब ये हेनरी लॉ क्या होता है? व्हाट इज हेनरीज? ये सिंपल है। अगर आपको यहाँ पे कुछ गैस का मास दिया है, अगर आपको इसमें डिजोल्व करना है तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? प्रेशर, यानी कि मास ऑफ गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना आप प्रेशर लगाओगे गैस का मास इसमें डिजोल्व होगा। तो ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इट, mass of a gas dissolved in given quantity of liquid directly proportional to applied pressure। और ये सिंपल ही है। ये कह रहा है कि अगर ये मास गैस का डिजोल्व करना है तो जितना आप प्रेशर लगाओगे गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाएगी। यही है हेनरी लॉ। तो यहाँ से क्या बना? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहाँ से इसको आगे करेंगे तो m इज टू k p, जहाँ पे जो k है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इसके बाद डाल्टन आया। डाल्टन ने ये कहा कि जो गैस की सोल्युबिलिटी है इन लिक्विड, इट इज़ द फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो गैस को अगर हम लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं तो वो एक उसके पार्शियल प्रेशर का फंक्शन है। यानी पार्शियल प्रेशर पे गैस की सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो हेनरी के लॉ को मॉडिफाई किया, तो वो डाल्टन ने किया था, तो मॉडिफाइड हेनरी लॉ, मॉडिफाइड हेनरीज लॉ। उसने ये बताया कि उसने ये बोला कि किसी भी गैस को जब हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो उसका जो सोल्युबिलिटी है वो उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करती है। उसका फंक्शन है पार्शियल प्रेशर का। उसने ये बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस dissolved in a given quantity of liquid directly proportional to its partial pressure। तो यहाँ इसने बोला डेफिनेशन में क्या बोला? मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, यही याद करनी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन solution directly proportional to partial pressure of गैस। ये मॉडिफाइड हेनरी लॉ की डेफिनेशन है और ये याद ही करनी आपको, इम्पोर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन ये ऑफ ए गैस, इस x का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं क्या होता है। x का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो यहाँ से ये क्या कहता है कि यहाँ देखते हैं x
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यहाँ से x हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया k डैश p, और ये k डैश p को जब मैं इस साइड ले आया तो 1/k डैश x इज इक्वल टू पी, और हम 1/k डैश को मान रहे हैं kh। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? kh बोला जा रहा है। इसको मैं ऊपर समझाता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पे। क्या कह रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पार्शियल प्रेशर, और यहाँ से इसको सॉल्व किया x इज इक्वल टू k डैश p, मैं इसको यहाँ ले आया तो ये 1/k डैश हो गया, x इज इक्वल टू p, और हम 1/k डैश को मान रहे हैं kh, यहाँ कंसिडर किया गया है kh, और kh क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो यहाँ से इसको देखते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ kh x इज इक्वल टू पी, और ओनली यहाँ से अगर मैं p निकालूँ तो क्या हो जाएगा? kh x। ये हेनरीज लॉ है। अगर मान लीजिए हम किसी लिक्विड के अंदर गैस को डिजोल्व कर रहे हैं, तो गैस जो होगी वो सॉल्यूट का काम करेगा और लिक्विड काम करेगा सॉल्वेंट का। तो इसको अगर गैस को ए या बी सी कुछ भी मान सकते हो आप, तो यहाँ पे बी मान के कर सकते हो इसको। तो ये हेनरीज लॉ का डेरिवेशन हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन को सोल्व किया तो यहाँ से k डैश जो आया, ये पहले वाले में हमने k कांस्टेंट मान लिया था, तो यहाँ k डैश मान लिया, तो 1/k डैश किसके बराबर हो गया? kh के बराबर। तो p इक्वल टू kh इंटू एक्स। तो यहाँ से kh हम निकालते हैं, यहाँ से अगर x निकालेंगे तो p डिवाइड बाई kh हो जाएगा, और इस kh की वैल्यू kh हैव different value for different gas at same temperature। अगर टेम्परेचर सेम है तो भी वैल्यू क्या क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब kh इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। सो kh is function of nature of gas, nature of gas। तो ये हेनरी का लॉ था, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेनरीज लॉ था। अब सिग्निफिकेंस ऑफ kh, सिग्निफिकेंस ऑफ kh, सिग्निफिकेंस ऑफ kh, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं इसको, सिग्निफिकेंस क्या हो kh के। तो kh से क्या होता है? kh की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी सोल्युबिलिटी कम होगी। kh की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड लोअर होगी। तो पहला फैक्टर क्या कहता है? हायर इज द वैल्यू ऑफ, हायर इज द वैल्यू ऑफ kh, लोअर इज solubility
ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर मीन्स KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। एक और है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो भी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कम। KH ज़्यादा हो तो भी सोल्यूबिलिटी कम होती है। तो दूसरा फैक्टर एक और है, हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर लोअर इज द सोल्यूबिलिटी, लोअर इज द सोल्यूबिलिटी। मतलब ये हुआ टेम्परेचर के साथ भी सोल्यूबिलिटी घटती है, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। इसका मतलब KH भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी है और टेम्परेचर भी क्या है, सोल्यूबिलिटी। इसका मतलब KH और टेम्परेचर में रिलेशनशिप क्या हुई, डायरेक्ट हुई। तो यानी कि KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। KH बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से भी सोल्यूबिलिटी घटती है और KH से भी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी घटती है। तो इसकी रिलेशनशिप ये हो गई टेम्परेचर के साथ। इसके बाद हम हेनरी लॉ में, हेनरी लॉ को आपको याद जो करना वो इसी से करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस डिजॉल्व्ड इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर, या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पार्शियल प्रेशर। तो ये हेनरी लॉ का डेरिवेशन भी हो जाएगा और इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन क्या है देखना, लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अच्छा, हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है, एक तो ये आइडियल कंडीशंस में काम करता है। कहाँ काम करता है, आइडियल कंडीशंस में। दूसरा, जिस केस में एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, मीन्स जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, कम्बिनेशन होगा, वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो पहला तो क्या है इसकी लिमिटेशन, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन में काम करता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, आइडियल का मतलब दैट इज एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर। तो ये आइडियल गैसेज के लिए, आइडियल कंडीशन यानी कि आइडियल गैसेज के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि वेरी हाई टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। दूसरा, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन gases which are chemically reactive। इसका मतलब होता है या तो उनमें एसोसिएशन हो जाए या उनमें हो जाए डिसोसिएशन, तो वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो कैसे देखिए, अगर मैं अमोनिया को
वाटर में मिक्स करता हूँ तो यहाँ से बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपस में केमिकली रिएक्टिव, तो इस केस में यहाँ पे काम नहीं करेगा। कार्बोनिक एसिड है H2O प्लस CO2। CO2 को अगर मैं H2O में मिला दूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ CO2 प्लस H2O। यहाँ वाला सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्यूट होगा, तो इसको मिक्स करने के बाद क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। तो इस केस में भी ये काम नहीं करता। ये दोनों केस किसके हो गए, एसोसिएशन के केस है, एसोसिएशन। तो यहाँ पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। और एक एग्जांपल और हो गया, HCl को अगर जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो HCl डिसोसिएट हो जाता है, H प्लस Cl नेगेटिव एक्वस बन जाएंगे। तो ये किसका केस है, डिसोसिएशन का। तो एक तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों में काम नहीं करता। हेनरी लॉ क्या कहता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन, या आइडियल गैसेज के लिए जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर वहाँ पे बहुत कम होता है, तो वहीं ये काम करता है। नॉट एप्लीकेबल इन गैसेज विच आर केमिकली रिएक्टिव, जो गैसेज केमिकली रिएक्टिव वहाँ पे भी काम नहीं करता। तो ये हेनरी लॉ की लिमिटेशन थी। इसके बाद हेनरी लॉ के एप्लीकेशन हम देखते हैं। एप्लीकेशन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझो। जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब कभी हम ओपन करते हैं तो वहाँ से जैसे ढक्कन को ओपन करते हैं तो CO2 बाहर आती है। उस CO2 उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कैसे भरी गई है, अंडर हाई प्रेशर। अगर मुझे यहाँ पे इस CO2 को इसमें डिजोल्व करना तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर। यही कहता है हेनरी लॉ। तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे CO2 गैस इस लिक्विड में डिजोल्व होगी। तो पहला एप्लीकेशन तो क्या है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल्स हैं, उनमें CO2 फिल की जाती है अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर हम लगाएंगे गैस उतनी ही ज़्यादा उसमें डिजोल्व होगी। पहला एप्लीकेशन इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, और कह दो कोल्ड ड्रिंक्स, CO2 इज फील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द solubility of CO2 in solvent। तो जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे CO2 ज़्यादा उसमें डिजोल्व होगी। यहाँ उतनी CO2, अगर मान लो ये CO2 को हम डिजोल्व करें तो क्या लगाना पड़ेगा, हमें प्रेशर। जितना प्रेशर लगाएंगे इसमें इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। पहला एप्लीकेशन तो ये है कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में CO2 भरी जाती है अंडर हाई प्रेशर, CO2 इज फिल्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉल्वेंट। सेकेंड इसका एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन को ध्यान से सुनना एक बार। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे अगर जब माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं या जो लोग पर्सन्स जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है, कम। तो वहाँ पे उन लोगों को ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम आती है और उनको एक डिजीज़ डेवलप हो जाता है। उस डिजीज़ का नाम होता है अनोक्सिया।
यानी कि वो क्यों होता है? ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पे? बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, और जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है तो उनको ब्रीथिंग करने में क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। तो एक डिजीज़ होता है जिसको बोलते हैं एनोक्सिया, यानी कि जो लोग पहाड़ों में या बहुत ऊंचाई पे रहते हैं या जो लोग माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं उनको ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम आती है, वो एक डिजीज से सफ़र होते हैं, जिस डिजीज़ का नाम होता है एनोक्सिया। यानी कि द persons living at high altitude are suffering from a disease known as anoxia due to low partial pressure of oxygen at high altitude। इसमें क्या होता है? एनोक्सिया में वो पर्सन जो सफ़र होंगे डू नॉट थिंक प्रॉपरली, वो प्रॉपरली उसको दिमाग की काम करने की क्षमता, उनकी टेंडेंसी कम हो जाती है। तो ये इसका दूसरा एप्लीकेशन है। क्यों? अगर वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता तो बॉडी के अंदर जाती, तो वहाँ उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं आती, तो दे आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज। अच्छा, तीसरा एप्लीकेशन क्या है? सी डाइवर्स का आपने नाम सुना होगा। सी डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स, या उनको स्कूबा डाइवर्स भी बोलते हैं, स्कूबा डाइवर्स, और हिंदी में कहे तो वो गोताखोर होते हैं। गोताखोर क्या होता है? गोताखोर अपने साथ जब पानी में वो अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर साथ लेके जाते हैं। वो मिक्स होता है, उसमें नाइट्रोजन को मिक्स किया जाता है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन अगर हम ले जाएंगे तो वो एक प्रकार से टॉक्सिक होती है। मतलब जितनी अगर प्योर ऑक्सीजन हुई तो बॉडी का ऑक्सीडेशन जल्दी कराएगी, इसलिए वो थोड़ी सी टॉक्सिक होती है। इसलिए हमें वो जो भी एयर जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो डाइल्यूट करके लेनी पड़ती है। तो जैसे जैसे मान लो ये इसको यहाँ पे हम ये सी मान लेते हैं, ये सी का वाटर है, सी है, इसकी बाउंड्री ख़त्म कर दो, इसकी अनलिमिटेड बाउंड्री होती है सी। और सी के ऊपर यहाँ पे हमने गोताखोर लगा दिया, और वो गोताखोर के पास क्या है? टैंकर। अब जैसे ये नीचे आएगा, यहाँ पे, तो इसके पास टैंकर है, ये और नीचे जाएगा। जैसे जैसे नीचे जाएगा इसके ऊपर पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो जो इस टैंक में इसने ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ली थी, तो ऑक्सीजन भी हाई प्रेशर पे लिक्विड बन गई और नाइट्रोजन भी लिक्विड बन गई। वो कहाँ चली गई? बॉडी में जो अपनी ब्लड कैपिलरीज थी उनमें चली गई नाइट्रोजन। जब ये जितना नीचे जाएगा पानी का प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे प्रेशर बढ़ेगा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी। मतलब ये जो गैस है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों क्या बन जाएंगी? लिक्विड। और वो कहाँ चले जाएंगे? ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे। वहाँ पे ऑक्सीजन को तो यूज कर लिया जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन तो बॉडी में कोई काम की नहीं होती। तो फिर वहाँ जैसे जैसे ये ऊपर एकदम से आएगा तो एकदम से फिर ऑक्सीजन तो यूज हो चुकी, नाइट्रोजन जो बची वो नाइट्रोजन एकदम से बाहर निकलेगी, और जैसे ही बाहर जहाँ से निकलेगी वहीं पे बबल्स बनाती आएगी। जैसे कई बार हम देखते हैं वाटर टैंक में जो पानी की पाइप आती रहती है, तो एकदम से लाइट जब जाती है तो वहाँ ऐसे ऐसे बबल्स बन जाते हैं। उन एयर बबल्स, इनके बीच में ना तो यहाँ ऑक्सीजन कुछ नहीं होती। ऐसे अगर मान लो ब्लड वेसल जा रही है तो यहाँ से जब नाइट्रोजन एकदम से बाहर निकलेगी तो यहाँ क्या बन जाएंगे? ऐसे वैकेंट बबल से बन जाएंगे, और यहाँ पे ना ऑक्सीजन होगी और ना नाइट्रोजन। तो इसकी वजह से सारी बॉडी में ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इनको एक
डिजीज हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बैंड्स। क्या बोलते हैं? बैंड्स। और इन बैंड्स या इसको बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। डीकम्प्रेशन सिकनेस ये क्यों हुई? क्योंकि उसके टैंकर में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन पे नीचे गए तो प्रेशर बढ़ा तो नाइट्रोजन ब्लड में मिक्स हो गई, और जब ऊपर आएगा तो एकदम से जब बाहर निकलेगी तो वो बबल्स क्रिएट करेगी। इन बबल्स को बोलते हैं बैंड्स बोलते हैं, या इसको बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। मतलब पहले तो कंप्रेस हुई, फिर बाद में एकदम से फैल जाएगी। तो यहाँ इस वजह से क्या होता था कि उनमें डीकम्प्रेशन सिकनेस बढ़ जाती थी, बैंड्स बन जाते थे। हो सकता था कई बार वो डेड भी हो जाते थे, सी डाइवर्स। तो इससे बचने के लिए उसने, हेनरी ने ये बताया कि भाई आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो बॉडी में ब्लड का प्रेशर, बॉडी में जितना नीचे जाओगे वाटर का प्रेशर बढ़ रहा है, इससे ब्लड में ऑक्सीजन तो मिक्स हो गई, साथ साथ क्या मिक्स हो गई? नाइट्रोजन भी मिक्स हो गई। तो उन्होंने क्या किया, इससे बचने के लिए उन्होंने इसमें और मिक्स करी हीलियम गैस। अब हीलियम गैस से क्या होता है? हाई प्रेशर पे भी हीलियम गैस मिक्स नहीं होती, हाई प्रेशर पे भी हीलियम गैस मिक्स नहीं होती। तो जो टैंक्स यूज करे गए बाय सी डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम टू अवॉइड्स बैंड्स और डिकम्प्रेशन सिकनेस, या इनके इफेक्ट को कम कर देगा। तो तीसरा जो एप्लीकेशन इसका क्या हुआ? तीसरा एप्लीकेशन क्या हुआ? The tanks used by sea divers or scuba divers are filled with air diluted with helium to avoid bands or decompression sickness, या इसको कम कर दे, कंप्रेशन सिकनेस। तो यहाँ पे उन्होंने ट्राई मिक्स यूज किया, 3 गैसेज का मिक्सर यूज किया। कौन कौन सी उन्होंने यूज किया? 11.7% तो या हीलियम, और 56.2% लिया नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन ली 32.1% ऑक्सीजन। तो ये मिक्सर यूज करते हैं। अब हीलियम की वजह से बैंड्स बनने कम हो जाएंगे, डिकम्प्रेशन सिकनेस नहीं होगी। तो इसके हेनरी ला के ये एप्लीकेशन थे। तो इट इज़ ऑल अबाउट हेनरीज लॉ। अपना जो अगला टॉपिक है वो वेपर प्रेशर है। तो यह 3 एप्लीकेशन इसके ध्यान रखने हैं। और भी होता है बॉडी में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। कई बार क्या देखते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो वाटर के अंदर पार्शियली सोल्यूबल होती है। ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर पार्शियली सोल्यूबल होती है, लेकिन ब्लड में बहुत हाई सोल्यूबल होती है। रीज़न क्या है? वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। जैसे हम देखते हैं ना कि जब Hb प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके क्या बना देती हैं? HbO2 ये कंपाउंड बना लेती हैं। तो ऑक्सीजन जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो बॉडी से सांस के थ्रू यहाँ पे लंग्स में एयर प्रेशर बढ़ जाता है। जो एयर प्रेशर यहाँ ज़्यादा होता है तो बॉडी के टिश्यूज़ में कम होता है। तो यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई है, तो हाई से कहाँ चला जाता है? लो प्रेशर में मूवमेंट हो जाती है। तो यहाँ से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वैसे ऑक्सीजन की वाटर में सोल्युबिलिटी कम होती है। ये तीनों इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की। एक KH की वैल्यू वाली बात और देख लेते हैं। KH की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। KH की वैल्यू, जैसे कोई मेरे पास मान लीजिए यहाँ गैस है
और यहाँ मैं उसका टेम्परेचर ले लेता हूँ और यहाँ पे उसके KH की वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास सबसे पहले मैंने गैस ले ली हीलियम, फिर हमने एक हाइड्रोजन गैस ले ली, नाइट्रोजन ली, दोबारा नाइट्रोजन ली, ऑक्सीजन ली, दूसरी ली, एक बार हीलियम को 293 पे करके देखा, हाइड्रोजन को भी 293 पे करके देखा, इसको भी 293 पे, एक बार इसको 303 पे करके देखा, एक बार इसको 293 पे करके देखा, एक बार इसको 393 पे करके देखा, 393। तो जो KH की वैल्यू थी वो अलग अलग आ रही थी। जब हीलियम की KH की वैल्यू देखी तो वो आ रही थी 144.90 और हीलियम की जो आ रही थी वो 69.16, इसकी आ रही थी 76.48, इसकी आ रही थी 88.84 और इसकी 34.86 और इसकी आ रही थी 46.882 के समथिंग आ रही थी। तो आप देख सकते हो कि हीलियम 293 पे इसके KH की वैल्यू ये है, हाइड्रोजन कितने पे ये वैल्यू है, नाइट्रोजन की वैल्यू इतनी है, नाइट्रोजन की 303 पे वैल्यू ये है। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो KH की वैल्यू, KH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, KH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। तो जहाँ पे KH की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी सोल्यूबिलिटी कम, हीलियम की सोल्यूबिलिटी गैस में कम मिलेगी। तो यही इसका रीज़न था। और एक बात और हमने पढ़ी थी, KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। और इसका एक रीज़न भी है, जो एक्वेटिक स्पेसीज है, एक्वेटिक स्पेसीज है, एक्वेटिक स्पेसीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर बिकॉज cold water have dissolved O2 more, ऑक्सीजन मोर। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप गैस को अगर डिजोल्व करते हो तो टेम्परेचर अगर वहाँ ज़्यादा हुआ तो गैस की सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो जो एक्वेटिक स्पेसीज है ना, वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बजाय हॉट वाटर, क्योंकि हॉट वाटर में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है और कोल्ड वाटर में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस की सोल्युबिलिटी घटती है। तो अगर टेम्परेचर कम हुआ यानी कि कोल्ड हुआ, ठंडा हुआ, तो वहाँ पे गैस की सोल्युबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए जो एक्वेटिक स्पेसीज जैसे फिश वगैरह हुए, फ्रॉग हुए, वो पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं इन समर, और वो विंटर में वो कहाँ चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो रीज़न इसका यही है कि एक्वेटिक स्पेसीज कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बजाय हॉट वाटर के। तो ये डिफरेंट गैसेज के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है सेम टेम्परेचर। इसके बाद एक टॉपिक और है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर देखिए, हमने एक कंटेनर में कोई लिक्विड लिया और यहाँ हमने एक कंटेनर पे ढक्कन लगा दिया, क्लोज कर दिया, तो ये वेपर यहाँ से चलेंगे और इससे टच होंगे, वेपर जा रहे हैं, यहाँ वेपर जा रहे हैं। तो ये लिक्विड है और ये वेपर्स है, वेपर्स ऑफ लिक्विड, वेपर्स ऑफ लिक्विड।
तो जैसे जैसे वेपर ऊपर जाएंगे इस ढक्कन पे क्या लगाएंगे, प्रेशर, यानी कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड, और जितने वेपर यहाँ ऊपर जाएंगे उतने वापस फ्रीज होके नीचे गिरते रहेंगे। तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा लिक्विड के पार्टिकल के बीच में और वेपर के पार्टिकल के बीच में, यानी कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस, pressure exerted by the vapors of liquid on its surface when they are in equilibrium। तो क्या होता है इसका मतलब, तो वेपर प्रेशर लिक्विड का टेम्परेचर लगाएंगे बढ़ता है, और जितना आप टेम्परेचर लगाओगे वेपर ज़्यादा बनेंगे, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो प्रेशर exerted by vapors of liquid on its surface when they are in equilibrium। कौन कौन है, दे आर में कौन कौन आ गया, एक तो लिक्विड और लिक्विड के वेपर्स, लिक्विड और लिक्विड के वेपर्स दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में, तो इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम नोन एज वेपर प्रेशर, नॉन एज वेपर प्रेशर। तो इट इज वेपर प्रेशर। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही, अगले में हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर होता क्या है, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।